हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिनसे आप लोग अपनी इस यूपीएससी की जर्नी में ना बहुत सारा पेशेंस सीख सकते हो। कैसे इस एग्ज़ाम में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है वो सीख सकते हो। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा शुभम का। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम, आपने इस 8 साल की लंबी जर्नी के बाद यू केम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम होल PWOnlyIS। थैंक यू सो मच सर। तो इसी से स्टार्ट ही करते हैं शुभम। एक्चुअल में शुभम वैसे तो देखिए महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले हैं। 8 साल मतलब किसी के भी लाइफ का 8 साल और इस एज ग्रुप का बहुत ही क्रूशियल होता है। कैसे आपने डिसाइड किया कि ये 8 साल, पहले तो आपने डिसाइड तो नहीं किया होगा कि 8 साल देने पड़ेंगे, बट धीरे धीरे ये 8 साल हो गए। कैसे आपने अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाया इस एग्ज़ाम के लिए? ये 8 साल आपके कैसे गए एक्चुअल में? तो जर्नी स्टार्ट हुई थी यूपीएससी के साथ मेरी 2016 सितंबर मंथ से। तो ग्रेजुएशन के टाइम में डिसाइड किया था कि यूपीएससी करना है, सिविल सर्विसेज परस्यू करना है। फिर यहाँ पे आया, सारे कैंडिडेट जैसे आते हैं, एक बड़ी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पढ़ना शुरू किया। इनिशियल फेज़ में ऐसा था कि ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट थे, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट था समझना। तो स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा डिफ़िकल्ट लिया, बट थोड़ा थोड़ा समझते गया कि ऐसा है, इस पर्टिकुलर हिस्ट्री में ये पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है, तो वैसे चलते गया। फिर 2016 में जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कि मैंने देखा कि चलो देखते एग्ज़ाम कि कैसे होता है। फिर अटेम्प्ट दिया तो उसमें पता चला कि MCQ ऐसे ऐसे आता है, इससे इतने, हिस्ट्री से इतना आता है, इतना आता है, CSAT ऐसे होता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है कि पेपर का पैटर्न ये है। तो फिर 2017 में कोचिंग करने के बाद फर्स्ट, वो मैं ऑफिशियली उसको फर्स्ट बोलूँगा अटेम्प्ट जो हुआ। तो जब अटेम्प्ट किया तो पता चला नॉलेज गैप बड़ा है कि मैंने चीज़ें जो पढ़ी वो एग्ज़ाम में पूछ नहीं रहा। फिर 2018 के लिए मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। बट इसमें एक चीज़ हुई कि जैसे मेरे 2017 में फ़ेल हुआ, तो जनरली क्या होता है, दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं, जो भी प्रिपेयर कर रही है यूपीएससी के लिए, तो उनका हो जाता है कि प्रीलिम्स फेल हुए ना तो अपन प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। मेंस पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। तो वही गलती मैंने की कि जैसे प्रीलिम्स फेल हुआ तो मैंने प्रीलिम्स के पीछे लगा कि नहीं पहले प्रीलिम्स निकालते फिर मेंस का देखते। तो 2017 का जब स्टार्ट हुआ तो प्रीलिम मतलब उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया प्रीलिम्स का। फिर चलते गया। प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अच्छा था। फिर 2018 में जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें प्रीलिम्स में जब गया मैं, तो GS का पेपर का वो पर्टिकुलर ईयर था जहाँ पे थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। अभी तक ऐसा था कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ के वगैरह पेपर निकल जाता था, बट ये पेपर ऐसा था कि इसमें न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी था, और ये वहाँ पे दिख रहा था पेपर में। तो फिर उस अटेम्प्ट में भी कुछ नहीं हुआ, वो भी फेल हो गया। फिर आया 2019 का अटेम्प्ट। तो 2018 के बाद वही सेम स्टोरी चली, बट इसमें थोड़ा सा लगा कि नहीं, थोड़ा ऑप्शनल प्रिपेयर कर लेते, थोड़ा GS और प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था 2016 से लेके मेरे फर्स्ट मेंस तक। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पे ध्यान दिया मैंने, थोड़ा GS इंप्रूव करने का ट्राई किया, और फिर मैं 2019 के अटेम्प्ट में गया। 2019 के अटेम्प्ट में हमेशा वो GS वाला डर बना रहता था, तो मैंने GS की बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा GS पढ़ लिया। बट इसमें एक गलती की कि CSAT इग्नोर कर दिया, और जब CSAT इग्नोर किया और फिर एग्ज़ाम को गया तो GS तो अच्छे से गया। GS में अच्छा खासा कट ऑफ से काफ़ी ऊपर थे मार्क्स, बट CSAT में पीछे रह गया। CSAT आई थिंक 5 मार्क्स से रह गया था, 61 स्कोर किया था मैंने। तो फिर जब CSAT नहीं हुआ तब बड़ा बुरा लगा यार कि एक मेंस का चांस छूट गया। फिर ये 3 साल मैं दिल्ली में था। बट दिल्ली में एक चीज़ थी कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, कि जो भी पढ़ रहे सब बच्चे पढ़ते हुए दिखते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और फिर मुझे ऐसा लगा यार बहुत टाइम हो गया, अभी चलते घर। तो फिर मैं घर गया, फिर मेरा प्रिपरेशन घर से शुरू हुआ। तो सितंबर 2019 में घर से जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो वही था कि 2-3 महीने सेटअप होने में लग गए घर पे, कि नया एनवायरनमेंट अभी मिला है फिर से घर का। बिल्कुल। तो फिर चला और फिर मैं फिर से एक स्टेट की एग्ज़ाम थी, वो लोग स्टेट जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरी और ये सब प्रोवाइड करती है। तो मैं वहाँ ज्वाइन किया मैंने एग्ज़ाम क्रैक करके। तो फिर वहाँ जाके मैंने एक सोचा कि यार GS तो निकल रहा था, CSAT नहीं निकल रहा था, तो मैंने सोचा चलो CSAT पे फोकस करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा CSAT का कॉन्ट्स इंप्रूव किया, रीजनिंग इंप्रूव किया। और फिर उस टाइम पे कोविड आया 2020 मार्च में, तो फिर थोड़ा टाइम मिल गया। इस टाइम में मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैंने 15-20 दिन का पूरा गैप लिया कि कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ मैं TV सीरीज़ देखूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन बाकी ऐसे पढ़ाई की फोकस नहीं था। तो ये टाइम मैं मानता हूँ कि मेरे लाइफ का क्रूशियल टाइम था,
जिसमें अभी भी मैं आपने हार नहीं मानी थी? नहीं, है ना? मैंने सोचा था कि 2019 में अगर मैं जीएस में क्लियर हो रहा है, सीसैट नहीं हो रहा, तो सीसैट तो क्वालिफाइंग ही है, तो मैं कर लूँगा नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। तो और एक चीज़ वही कि कोविड वाला बता रहा था, कोविड के टाइम में थोड़ा रिलैक्स हुआ, और ये जो रिलैक्स हुआ ये काफ़ी काम आया, तो मुझे टाइम मिला स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने का। तो ये कोविड वाले टाइम में मैंने फिर ऑप्शनल पे फिर से काम किया, एथिक्स पे काम किया, और एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करूँगा। तो मैं 75-80 डेज़ का ऐसे प्लान बनाता था कि रिवर्स प्लानिंग करता था, उसमें 3 रिविजन्स, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पूरे बहुत सारे करंट अफेयर्स, ये सब कवर करता था। तो प्लान वर्क कर गया, मैंने प्रीलिम्स को गया और प्रीलिम्स क्लियर हो गई। और एक चीज़ थी, मैं घर के माहौल में प्रीलिम्स दे रहा था, तो थोड़ा रिलैक्स माहौल था। जैसे दिल्ली में वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। हाँ। तो घर पे वहाँ जब पे कोई पढ़ने वाला दिखता ही नहीं होगा। हाँ, घर, और वो घर का माहौल थोड़ा मतलब सपोर्ट ही रहता है। दिल्ली में ऐसा कि कोई है नहीं तुमसे बात करने के लिए, क्या प्रॉब्लम से क्या है। हाँ। तो वो चीज़ थी। तो फिर 2020 का जो 5th अटेम्प्ट था मेरा, उसमें फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और मैं मेंस के लिए गया। तो मेंस का जब फाइनल पेपर था ज्योग्राफी का पेपर लिखने के बाद समझ में आया कि ज्योग्राफी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी की जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी एज ऑप्शनल वो नहीं थी। ओके। फिर उसी एक वीक में मैं वापस आया घर पे, और मैंने ऑप्शनल चेंज किया, मैंने एंथ्रोपोलॉजी पे शिफ्ट किया। अब यहाँ पे जब शिफ्ट किया तो यहाँ पे मुझे गलतियाँ सारी पता थी मैंने जो ज्योग्राफी में की थी। ओके। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, इसको खुद से पढ़ना है। तो मैं बहुत सारे टॉपर्स थे, स्पेशली अनुदीप दूरी शेट्टी सर, इनकी एक पूरी स्ट्रैटेजी है उनके ब्लॉग पे। तो उसको पढ़ा मैंने, उनको फॉलो करना शुरू किया। तो फिर समझ में आया कि एंथ्रो खुद से प्रिपेयर हो सकता है। फिर मैं 4 रिसोर्सेज लेके बैठता था लाइब्रेरी में, और सिंगल नोट्स बनाए कि एक पर्टिकुलर पेपर 1 पेपर 2 के। तो मेरे एंथ्रो के नोट्स अराउंड 120 पेजेस में पर पेपर के नोट्स हैं। तो आप इसको पब्लिक कर रहे हैं ना? ट्राई करूँगा से पब्लिक करने का, बिल्कुल। ओके। तो काफ़ी कम्प्रेंसिव नोट्स बनाए उस टाइम पे बैठ के, और फिर उसी के साथ एथिक्स प्रिपेयर किया, और फिर सेम स्ट्रेटेजी जो लास्ट प्रीलिम्स के लिए थी 75-80 डेज़ की, वही फॉलो की। और फिर से प्रीलिम्स हुआ, फिर मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में मैंने अपना सेकंड मेंस दिया, और सेकंड मेंस हुआ था उस टाइम पे जनवरी में, और फिर मार्च में जब रिज़ल्ट आया तो क्लियर हो गया। तो इंटरव्यू का कॉल आया, फिर इंटरव्यू को गया। इंटरव्यू में जाने के बाद तो हमेशा ऐसा था कि यार 2022 ईयर चल रहा था, 6 साल हो चुके थे ग्रेजुएशन को, तो हमेशा ऐसे डर था कि अगर ये पूछेंगे क्या कर रहा है तू, तो मैं क्या बोलूँगा। बट थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर था, बट शायद वो प्रिपेयर्डनेस उतना अच्छा नहीं था। इन्होंने पूछा आपसे? यस। क्या जवाब दिया आपने? हाँ, तो मैं जब इंटरव्यू में गया, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, मैंने बोला प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि कौन सपोर्ट कर रहा है, और मैंने बोला कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हो। तो वो क्या होता है कि इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रेशराइज करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने जब बोला पेरेंट्स कर रहे हैं, तो मैम ने ऐसे वेरी गुड बोल दिया उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो ये वेरी गुड जब मैंने इस फॉर्मल एनवायरनमेंट में फर्स्ट टाइम सुना, तो मैं ब्लैंक हो गया उस पॉइंट पे। और जितने बाकी का इंटरव्यू के जितने क्वेश्चंस थे वो 1 लाइनर हो गया। तो वो इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट कम हुआ, और वो वाइवा ज़्यादा हो गया। ओके। फिर जब इंटरव्यू से निकला तभी फील आ गया था कि ये अच्छा नहीं हुआ है, और फिर एक था कि इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो वो हुआ कि वही 18 मई को कुछ ये हुआ था, मतलब फाइनल रिजल्ट आया, और उसी वीक में एग्ज़ाम थी। 6 दिन का गैप था। 6 दिन का गैप था, मंडे को रिजल्ट आया और संडे को एग्ज़ाम है। तो 1-2 दिन डिफ़िकल्ट जाते हैं कि कोप अप नहीं कर पाता कोई। तो मेरा भी वही था कि कोप अप नहीं कर पा रहा था, बट 3rd-4th डे को मैं था कि नहीं, संडे को एग्ज़ाम है तो मेंटली प्रिपेयर रहना है। फिर मैं फिर से प्रीलिम्स को गया, और फिर से अपेयर किया, और क्लियर हो गया। तो ये हुआ, और फिर उसके बाद मेंस दी, फिर मेंस भी क्लियर हुआ। मेंस भी क्लियर हुआ। फिर लास्ट ईयर 2023 में जैसे 7th अटेम्प्ट में सेकंड इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू ठीक गया था, लेकिन इस बार एसे में कम मार्क्स आए। एसे जब फर्स्ट मेंस था तो 131 मार्क्स थे। एंथ्रोपोलॉजी भी आपको अच्छा सपोर्ट कर रही थी? हाँ, एंथ्रोपोलॉजी 265 का स्कोर था, तो एंथ्रोपोलॉजी अच्छा था मेरे हिसाब से। लास्ट अटेम्प्ट में आपको क्या लगा कि मैंने क्या चेंज किया? मतलब आपने, वैसे तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस को इतना डीपली समझा है, फॉलो किया है, आपको हर एक स्टेप पे पता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और इसको सुधारा जा सकता है। सुधारने का पूरा तरीका भी पता है आपको। फाइनली अब अगर मैं आपसे भी पूछूँ ना कि यूपीएससी कैसे क्लियर करते हैं, शायद आपसे बेहतर कोई आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा रिसर्च किया होगा इस चीज़ पर। तो फाइनली आपने जब सिलेक्शन लिया, इस बार आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब क्या लगा, क्या चेंज कर दिया आपने? सर मैंने छोटे छोटे गोल्स पे काम करना शुरू किया। ठीक है। जैसे एसी की बात करूँगा तो एसी में मुझे लास्ट ईयर जैसे
जो टॉपिक्स थे ना उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया मैंने। तो मुझे वो उस बात का हमेशा ध्यान रखना था कि मैं जो भी ऐसे लिखूँ उसका इंटरप्रिटेशन सही रहे। सेकेंड चीज़ थी GS3 के पेपर की, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो GS3 में मैं फैक्ट्स थोड़े कम लिखता था, तो मैंने उस फैक्ट्स पे फोकस किया कि मैं फैक्ट बेस्ड आंसर लिखना शुरू करूँ, उसमें मैप्स ऐड करूँ, उसमें डायग्राम्स ऐड करूँ। एथिक्स के पेपर में एक स्ट्रैटेजी चेंज की थी कि मुझे लगता था मैं बड़ा स्लो लिखता हूँ, तो मैं एथिक्स में एक केस स्टडी स्किप करता था। ओके। और फिर इस साल ये किया मैंने कि इस साल कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। इस साल फोकस किया कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कुछ भी हो जाए। और उसके लिए जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो तो पहले स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में क्वालिटी आंसर्स लिखें कि टाइम लगाया नहीं, बट एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम जैसे 1-2 महीने बचे तो उस टाइम पे टाइमर लगा के डेली आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। और डेली आंसर राइटिंग में रैंडम क्वेश्चन जैसे GS 1 2 3 4 एक साथ लिख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि ताकि दिमाग इधर उधर भाग सके। बिल्कुल क्योंकि क्या होता है शिफ्ट होना डिफिकल्ट होता है एग्जाम। हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं फिर सोसाइटी पे शिफ्ट होना है, तो मैं प्रैक्टिस ही वैसी कर रहा हूँ कि शिफ्ट होना ईजी हो जाए। ओके। अच्छा, ये 8 साल मुझे लगता है कि या फिर इस पूरी UPSC जर्नी में हर एस्पिरेंट के लाइफ में ना एक इवेंट आता है जब उसका मेंटल ब्रेकडाउन होता है। कभी कभी लगता है कि बहुत हो गया यार, हार चुके हैं, अब प्रोसेस डिफ़िकल्ट है। उस टाइम पर वो एक पर्सन कौन था जिसको कि आप कॉल करते थे और आपको वो कुछ ऐसी बातें बोल देता था कि आपको लगता था कि नहीं यार, इनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते, उसके बेसिस पर तैयारी करनी है और सेलेक्ट होके ही दिखाएंगे हम? एक पर्सन तो नहीं था, बट पेरेंट्स थे, फैमिली मेंबर्स थे। कौन थे ऐसे? फैमिली मेंबर्स थे सर। मेरे मम्मी पापा थे जिनसे हमेशा बात होती रहती थी। वो बोलते थे कि तू पढ़ाई कर, हो जाएगा। उनका वो हमेशा ट्रस्ट बना रहता था और उस ट्रस्ट को मैंने आज प्रूव किया है, तो हमेशा उनका सपोर्ट हमेशा रहा। फिर मेरे बड़े भाई है जो नागपुर पुलिस में काम करते हैं, तो उनका भी सपोर्ट रहा कि तू ट्राई कर। उनको भी एक्चुअली वो भी अपियर कर चुके हैं स्टेट्स एग्ज़ाम्स में, तो उनको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पता है इस एग्ज़ाम की। ग्रेट। तो उन्होंने बोला कि तू ट्राई कर, इस स्टेज पे पहुंचा है तो थोड़ा आगे और हो जाएगा। और कुछ दोस्त थे जो हमें स्टार्टिंग से साथ में थे, तो उनका भी वो था कि फिट नहीं करना है। उन्होंने बोला कि अगर यहाँ तक आया तो फिट करके मतलब नहीं है, शायद तुम्हारे एफर्ट्स उतने पूरे नहीं होंगे, तो उसको कंप्लीट कर और फिर छोड़ना हो तो छोड़। तो ऐसे लोग थे। एक और फ्रेंड है जिसने स्पेशली इंटरव्यू के टाइम में बड़ी हेल्प की है। उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसने मोटिवेट किया है कि ये एग्ज़ाम तेरे लिए बनी है, तभी तू बार बार इंटरव्यू में अपियर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि तेरे लिए नहीं होता, तो स्टार्टिंग में कभी होता ही नहीं, प्री नहीं होता फिर। तो और एक चीज़ थी उन्होंने सिखाई है कि किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करना है कि अगर मैं इंटरव्यू में बोर्ड में जा रहा हूँ तो मैं कैसे बिहेव करूँगा, मैं क्या बोलूँगा। तो ये चीज़ें जब मैंने विजुअलाइज़ की, मैनिफेस्ट की, तो ये चीज़ें जब मैं गया इंटरव्यू में तो सच में हुई और इंटरव्यू अच्छा गया है। तो इस बार जब इंटरव्यू से बाहर आया तो ऐसी फीलिंग नहीं थी कि अच्छा गया, यही फीलिंग थी कि सिर्फ अच्छा ही गया, कोई ऐसा निगेटिव थॉट नहीं था कि क्या होगा क्या होगा। ग्रेट। इस पूरे जर्नी में ना मैंने ऐसे देखा है कि सबका, जैसे मेरा खुद का भी एक मोटो रहा है। मोटो इन द सेंस कि एक लाइन का सेंटेंस होता है, किसी के लिए पोएम होता है, किसी के लिए 2 लाइनें होती है, जो ना उसको पढ़ के वो पूरी जर्नी जी जाते हैं। मेरे लिए स्ट्रगल एंड रूल था। ऐसा कुछ आपके लिए भी है क्या, कि मतलब ऐसा कुछ जो आपने समझा कि यही मेरा पूरा इस प्रिपरेशन जर्नी का सार है, यही समरी है और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है? हाँ सर, इसके लिए मैं बोलूँगा सेल्फ बिलीफ मेरा मोटिव रहेगा, उसके लिए मोटो रहेगा कि सेल्फ बिलीफ, क्योंकि वो नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक खुद को नहीं पता होगा कि क्यों पढ़ रहे हो और किस लेवल तक पढ़ना है, तब तक कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं आएगा। ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन कि जब भी मेंटल ब्रेकडाउन, बहुत जैसे हमने बताया कॉमन चीज़ है, आप क्या करते थे उसके लिए? क्या सोल्यूशन रहता था? कैसे बैलेंस करते थे अपने आप को? सर मैं मेडिटेशन करता था। ओके। ऑलमोस्ट लास्ट 6 ईयर्स मेडिटेशन कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आधा घंटा करना, 1 घंटा, 10 मिनट सफिशिएंट है। और उससे मैंने खुद में पर्सनैलिटी चेंजेस देखे कि मैं काम हो गया हूँ। मैं जैसा मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में थोड़ा था वैसा नहीं हूँ, मैं बड़ा काम हूँ और आराम से सोच समझ के आगे बढ़ता हूँ। तो अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है ना, मेडिटेशन करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, 2 महीने 1 महीने करते हैं, 10 दिन 15 दिन करते हैं, कुछ मिलता तो है नहीं उतने में। आप एक क्लियर, आपको क्या लगता है कितने टाइम बाद आपको लगा कि दिस इज़ वर्किंग एक्चुअली? अराउंड 5-6 मंथ्स। 5-6 मंथ्स। इनिशियल टाइम में होता कि करने के लिए करना है, बट एक बार वो समझ में आ रहा है कि चेंजेस दिख रहे हैं बॉडी में, माइंड काम हो रहा है,
टेंशन नहीं आ रहा किसी चीज़ का। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस टाइम पे मैं पैनिक नहीं हो रहा कि ये कब खत्म होगा। मैं ये सोच रहा उसको प्लान बनाता था मैं कि कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ें या चेंजेस दिखे मुझे 6-7 महीने में, और फिर उसके बाद समझ में आया कि मेडिटेशन वर्क कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। आप फाइनली स्टूडेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहते हो जो कि उनको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, आपने जो सीखा है अपने इस पूरे जर्नी में, और चाहते हो कि आगे आने वाली जनरेशन्स या यंग एस्पायरिंग माइंड्स उस गलती को रिपीट ना करें? ऐसी 2-3 गलतियाँ बताना चाहूँगा सर। हाँ, बिल्कुल। पहली है कि एग्ज़ाम का एनालिसिस, एग्ज़ाम की डिमांड समझना कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, rather than going for n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है, वहाँ क्या पढ़ा जा रहा है। स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस को एक कंपैरिजन देखना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है सर। सेकेंडली, सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, उसमें तुम्हारे स्ट्रेंथ्स, तुम्हारे वीकनेसेस तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, तुम्हें कैसे इंप्रूव करना है। अब कुछ लोगों का होता है कि हम 12 घंटे पढ़ेंगे, हम 15 घंटे पढ़ेंगे, कुछ बोलते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ेंगे, बट अगर तुम 5-6 घंटे इफेक्टिवली पढ़ के भी अच्छा कर रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ एनालिसिस इज़ द सेकंड थिंग। थर्डली, सिविल सर्विसेज के लिए मोटिवेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत लिमिटेड रहेगा। वो तुम्हें 1-2 दिन तक बहुत मोटिवेट करेगा कि ये करना है वो करना है, बट थर्ड डे को नहीं रहेगा। तो इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज क्यों करना है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू शुभम अपना टाइम देने के लिए यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया लगा यार आपसे बात करके, एंड आई होप स्टूडेंट्स को भी ना बहुत सारे ऐसे जोन्स पता चले होंगे कि जहाँ पर वो गलतियाँ कर रहे होंगे, एंड थैंकफुली अब वो शायद ना करें इसको। तो थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।